हेलो नॉन ल्यूमिनस चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे स्पेरिकल मिरर्स के द्वारा कि स्पेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन होता कहाँ पे है, कैसे होता है, उसका नेचर कैसा होता है और क्या वो बड़ा बनता है या वो छोटा बनता है या फिर वो मैग्नीफाइड बनता है। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में मिलके डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, इससे पहले हम जाने कि इस चैप्टर में क्या क्या है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या होने वाला है। आज के लेक्चर में हमारे ये टॉपिक्स कवर्ड है: रे डायग्राम ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, यूजेस ऑफ मिरर्स, साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये सारे आज के टॉपिक है जो कवर होने वाले हैं पार्ट 2 में, और ये भी आपको बिल्कुल ही डिटेल में पता चल जाएंगे इस लेक्चर के होने के बाद। कोई भी ऐसा डाउट आपके माइंड में बचेगा नहीं। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है एक किसी स्पेरिकल मिरर में। बट इसको समझने के लिए मैं पहले आपको बोल दूं कि जो पहले आपने देखा था पिछले वीडियो में, उसको फिर से आप एक बार रिवाइज कर लें। और अगर जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ जाके इसका पार्ट 1 देखे, क्योंकि वो देखे बिना इन सब को समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताया है कि स्पेरिकल मिरर में कैसे होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं बनना इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, और उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके हेल्प मिलेगा। तो चलिए इसको अभी रिज्यूम करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम जब इमेज फॉर्मेशन होता है कनकेव मिरर में, और उसका रे डायग्राम कैसा होता है, इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इसमें बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत, अनंत पे मतलब जहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं सकते। जैसे कि अभी यहाँ से कोई दूसरा प्लैनेट है, ठीक है, जैसे कोई दूसरा ग्रह है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। अगर वहाँ से कोई लाइट आता है तो वो तो हम लोग को इन्फिनिटी से आता हुआ ही लगेगा। तो ऐसे यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब पता नहीं है कहाँ से आ रहा है, तो वहाँ से एक लाइट आता है और यहाँ पे आके इसको स्ट्राइक करता है, टकराता है। और उसी तरह और बहुत सारे लाइट रेज भी यहाँ पे आके टकरा सकते हैं, और भी जितना आप चाहें उतना आप बना सकते हैं यहाँ पे लाइट रेज, ठीक है। अब यहाँ पे टकराने के बाद मैंने रूल्स में बताया था कि जब भी यहाँ पे आके टकराता है तो सबसे पहले फोकस से होकर गुजरता है। ये इसका रूल है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, अपना मन से नहीं हो रहा है, ये फोकस से गुजरेगा। ये इसका इमेज फॉर्मेशन का एक रूल है। ये एफ से गुजर रहा है, ठीक है, ये भी एफ से गुजर रहा है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज फॉर्मेशन वहाँ होता है जहाँ पे दो लाइट रेज आपस में मीट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे एफ में आके मीट कर रहे हैं, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगा वो मैं लिख देता हूँ, इमेज। इमेज इसका जो फॉर्म होगा वो होगा पोजीशन एफ पे एट एफ पे इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। और सेकंड हम लोग देखते हैं इसका नेचर क्या होगा। नेचर के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि अगर इमेज जो है वो अगर हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, इमेज आपका रियल बनता है। और जब पीछे बनता है, यानी कि इमेज को हम लोग जब ऑब्टेन नहीं कर पाते स्क्रीन पे, तब उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पे बन रहा है, ये इमेज हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पे रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज बनेगा। और साथ ही साथ कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। रियल और इन्वर्टेड इसका नेचर हो जाएगा। और इसका साइज इसका साइज हो जाएगा पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब बहुत ही छोटा। अब इसमें पॉइंट साइज क्यों हुआ, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर ये कहीं से आ रहा है, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, तो ये रियल बना क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पे हम लोग इसको ऑब्टेन किए। और पॉइंट साइज क्यों बना वो मैं बताता हूँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जब ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है इन्फिनिटी से, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी से आ रहा है, तो यहाँ पे इसका हाइट आप देख सकते हैं, ये इसका हाइट होता है, ठीक है, कि यहाँ पे कोई हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं, उसका हाइट ये है। अब इस हाइट से जब हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे ये
इसका इमेज फॉर्म होता है। तो इमेज फॉर्म जब हो रहा है तो हम लोग कोई भी हाइट दिख रहा है क्या? जब कभी भी इमेज फॉर्म होता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इसका हाइट था, तो यहाँ से लाइट रे गया यहाँ पे, दो नीचे में आके आप सोचिए कि यहाँ पे आके दोनों इंटरसेक्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना दूर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, बट यहाँ पे तो कोई डिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है। वो कैसा है? वो बिल्कुल एक पॉइंट की तरह है ना, ऐसे कहीं पे भी हम एक पॉइंट दे देंगे, वो आपको दिखेगा क्या? ये दिखेगा, बट पॉइंट कहने का मतलब है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा छोटा बन जाता है, इसमें कैसा बन जाता है? पॉइंट साइज बन जाता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। वह बियॉन्ड सी, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन जब सी के बियॉन्ड हो, बियॉन्ड मतलब सी के परे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सी है, ठीक है। ये सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पी क्या होता है, एफ क्या होता है, सी क्या होता है। पी जो है वो आपका पोल है, एफ जो है वो आपका फोकस है, और सी जो है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब क्या करेंगे? बियॉन्ड सी है मतलब सी के इधर में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, चलिए रख देते हैं, इतना बड़ा नहीं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखे बियॉन्ड सी। तब क्या होगा? इसके हेड से पहली बार में एक रे जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, फिर टकराने के बाद क्या होगा? वो कहाँ से गुजरेगा? हमने रूल में पढ़ा था कि वो फोकस से होकर गुजरता है, अब फोकस से गुजर गया। अब दूसरा रे, ये तो उसका हेड से गया, हेड से जाने के बाद वो उसके टो से जाएगा, टो यानी कि पैर से, और वो भी फोकस से गुजरेगा। फोकस से गुजरने के बाद वो भी यहाँ पे टकराएगा आके, और सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का हेड से एक रे गया, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद एफ से गुजरा, फिर वो उसका टो से गया, एक बार उसके हेड से गया, हेड मतलब सर और टो मतलब पैर, तो एक बार उसके सर से टकराया लाइट रे और यहाँ पे आया सर से निकल के, फिर यहाँ से वो एफ से गुजरा, एफ के थ्रू गुजरा, ठीक है, और यहाँ पे आके इधर चलने लगा। अब जो दूसरा है वो उसके टो से जाएगा, टो से यहाँ से गया, वो भी फोकस से गुजरेगा, हमने रूल में पढ़ा था। और क्या हो जाता है? फोकस से गुजरने के बाद जब यहाँ टकराता है, स्ट्राइक करता है, तो वो पैरेलल चलने लगता है। किसके पैरेलल चलने लगता है? वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने लगता है। ये जो लाइन है ना बीच का, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ टकराने के बाद वो पैरेलल चलने रहता है, ठीक है। यहाँ से ये पैरेलल चलने लगता है, जो कि होता है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का, और वो दोनों जहाँ पे आके मीट करता है, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, वही इमेज फॉर्मेशन होता है, आपको पता होगा। तो ये कहाँ पे आके बना? यहाँ पे आके बना, मतलब किसके बीच में? सी और एफ के बीच में। ऐसे कोई डेफिनेट जगह नहीं है कि सी में बना या फिर एफ में बना, दोनों के बीच में बना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कहाँ बना? बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में बना, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो ये रे हैं और ये रे, दोनों एफ से गुजरने के बाद यहाँ पे आके टकराया और ये इमेज बना। तो आप देख सकते हैं ये इमेज का हाइट है और ये उस ऑब्जेक्ट का हाइट है, ठीक है। तो अब इसमें इसका नेचर क्या होता है? रियल होता है और इन्वर्टेड। रियल इसलिए क्योंकि ये हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे, और इन्वर्टेड इसलिए, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इन्वर्टेड किस लिए हुआ, सीधा क्यों नहीं हुआ? सीधा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है? वो नीचे में फॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं ना। क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो बीच में प्रिंसिपल एक्सिस है, जब उसके ऊपर में बनता है तो वो कैसा होता है? वो होता है इरेक्ट, और उसके जब नीचे में बनता है तो वो कैसा होता है? वो हो जाता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कहने का मतलब उल्टा हो जाता है, और उसका साइज जो वो स्मॉल साइज हो जाएगा, मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट का जो साइज रहेगा, इमेज का साइज उससे छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। तो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पे। उसमें दिया हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? सी पे होगा। यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट है, वो सी पे है, ठीक है। तो किस तरह से इमेज बनेगा देखते हैं, चलिए। इसमें जब सी से एक लाइट रे आता है, वो यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद वो एफ से गुजरेगा, एफ से गुजर गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर वो तो उसके हेड से चला गया, अब हेड से जाने के बाद उसके टो से जाएगा, यानी कि एफ से गुजरेगा, एफ से गुजरा और यहाँ पे टकराया, और टकराने के बाद यहाँ से पैरेलल में जाता है, क्योंकि वो हमने पढ़ा हुआ है कि वो पैरेलल में जाता है। अब पैरेलल में जाने के बाद वो यहाँ पे आपस में टकरा रही है, थोड़ा सा कहाँ पे टकरा रहा है? वो सी पे टकरा रहा है। तो जहाँ पे टकराता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे इमेज बनता है। तो यहाँ पे टकरा रहा है सी पे, तो यहाँ से इतना इसका हाइट है। तो हम देख सकते हैं कि हाइट दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे टकरा रहा है, मतलब इमेज कहाँ पे बन रहा है? वो बन रहा है तुम्हारा सी पे, ठीक है। तो इमेज पोजीशन क्या है? एट सी। इमेज पोजीशन एट सी हो गया।
और इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसलिए क्योंकि उसको हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं, और इन्वर्टेड क्योंकि नीचे बना है तो वो तो इन्वर्टेड होगा ही। और साइज जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज है, और ऊपर वाला क्या इमेज का साइज है, दोनों का साइज लगभग सेम है, तो सेम साइज होता है। अब फोर्थ पॉइंट में बढ़ते हैं, इसका फोर्थ नंबर देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि हम लोग धीरे धीरे इमेज को क्या कर रहे हैं, दूर से पास लेते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी था, उसके बाद इन्फिनिटी के बाद हम लोग उसको थोड़ा सा सी और एफ के बीच में रखे। अब कहाँ पे रखे थे हम लोग सी पे रखे थे, ठीक है। अब सी और एफ के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका 14 पॉइंट देख लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब सी और एफ के बीच में होगा तो कैसा बनेगा, इमेज का जो पोजीशन हो वो बियॉन्ड सी होगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट है, देखिए ये जो तीर जैसा है वो ऑब्जेक्ट का हाइट है। ऑब्जेक्ट का जो एक बार टो से, मतलब एक बार हेड से निकलता है फिर टो से निकलता है, तो हेड से इधर निकलने के बाद यहाँ पे आके टकराता है। अब टकराने के बाद क्या होता है, वो एफ से गुजरता है। ये हमारा रूल है कि वो हमेशा एफ से ही गुजरता है। एफ से गुजरने के बाद, हेड से गुजरने के बाद अब टो से गुजरेगा, तो टो से लेके वो एफ से फिर से एफ के थ्रू होते हुए यहाँ टकराएगा, और यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेगा उसके बाद वो पैरेलल निकल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और पैरेलल निकलने के बाद इसका जो लाइट रहता है वो यहाँ तक गया था और इसका यहाँ गया, तो दोनों आपस में यहाँ टकरा रहा है। कहाँ पे टकरा रहा है, वो सी के पीछे टकरा रहा है, मतलब बियॉन्ड सी। तो ये कैसा बनेगा, ये तो पहला बियॉन्ड सी बनेगा। उसका नेचर जो होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड क्योंकि नीचे में, और रियल इसलिए क्योंकि हम लोग उसको ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे। और साइज जो है वो कैसा हो जाएगा, एनलार्ज्ड हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे इतना छोटा था बट यहाँ पे क्या हो गया, बहुत बड़ा साइज हो गया उसका, मतलब एनलार्ज्ड हो गया। जितना बड़ा उसका ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा उसका इमेज बन गया। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं कि जब हम लोग इमेज को कहाँ रखते हैं, एफ पे रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग एफ के ऊपर रखेंगे उसको, एफ को यहाँ पे रखें एफ के ऊपर। तो पहले क्या होगा, उसके हेड से एक लाइट रे जाएगा और टकराएगा हमारे किस पे, मिरर पे। मिरर पे टकराने के बाद वो कहाँ से गुजरता है, रूल के हिसाब से वो एफ से गुजरता है। अब एफ से गुजरने के बाद इसका जो टो होता है उसको भी तो जाना चाहिए था एफ से, बट कैसे जाएगा, वो तो एफ के ऊपर में ही है। तो क्या होता है, वो यहाँ से जाके सीधा उसके मिरर में टकरा जाता है। रूल के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रे सीधा जाके उसके मिरर से टकराता है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है उसी पाथ में, मतलब उसी पाथ में वो फिर से निकल जाता है। मतलब इधर तो रिफ्लेक्ट होकर ठीक गया था यहाँ से, लेकिन फिर से यहाँ देखिए ये डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि फिर से इसी डायरेक्शन में आ गया है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है इसी में, अपने पाथ में, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और ये यहाँ से ऐसा चलने लगता है और ये यहाँ से ऐसा चलने लगता है। तो ये क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटी में मीट करता है, क्योंकि ये देखिए एक दूसरे का पैरेलल जा रहा है। जब पैरेलल जा रहा है तो कहाँ पे मीट करेगा, वो दोनों मीट करेगा इन्फिनिटी पे। तो ये कहाँ मीट करता है, इन्फिनिटी पे। तब इसका पोजीशन क्या होगा, इन्फिनिटी पे इसका पोजीशन हो जाएगा। इसका नेचर क्या होगा, नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड। नीचे होगा और उसको वो पीछे नहीं बन रहा इसीलिए वो रियल होगा, और नीचे बन रहा इसीलिए वो इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या हो जाएगा, साइज हाईली इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे जाके मिलेगा वहाँ तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग देखे नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब इनलार्ज हो जाएगा, हाईली इनलार्ज। तो चलिए गाइस अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट टॉपिक, मतलब कनकेव मिरर्स का इमेज फॉर्मेशन का लास्ट जो है, लास्ट पॉइंट है 6 नंबर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, तो P और F के बीच में जब कोई इमेज होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट मैंने दे दिया, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, वो कहाँ से गुजरेगा, सबसे पहले वो यहाँ टकराएगा, फिर टकराने के बाद वो F से गुजरेगा, ऐसे सीधा F से ऐसे ट्रैवल होते हुए वो सीधा चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्ट। तो एक रे आपने देखा कि यहाँ पर उसके हेड से गुजरता है और फिर यहाँ पे टकराता है, रिफ्लेक्ट होके वो F से गुजर जाता है, ठीक है। ये जो तीर जैसा आपको लग रहा है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो यहाँ पे ये पहले यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ पर F में गुजर जाएगा। उसके बाद क्या होता है, पहले तो हेड से चलेगा, अब किससे जाएगा, उसका टो से जाएगा। तो टो से क्या होता है, वो ऊपर चले जाता है, क्योंकि यहाँ से तो F पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, उसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप ऊपर जाके उसको कहाँ टकराना पड़ेगा, उस स्क्रीन से टकराना पड़ेगा, मतलब जो मिरर है उससे। तो यहाँ टकराता है और क्या होता है, यहाँ से टकराने के बाद वो अपना पाथ में दोबारा डेविएट हो जाता है, मतलब अपना पाथ में वापस से चले जाता है, ठीक है, मतलब अपना ही पाथ में वापस से रिटर्न हो जाता है, ठीक है। पहले तो ये इस
इस डायरेक्शन में था, अब किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में, और यहाँ से निकल जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम लोग नोटिस कर सकते हैं क्या, कि ये जो रे है और ये जो रे है रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों ऐसा लग रहा है कि कभी मीट ही नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसा जा रहा है। अगर दोनों पैरेलल होता तो हम लोग मान सकते थे कि ये कहाँ जाके मीट करता, पैरेलल में ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करता। बट जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का पैरेलल नहीं, आप देख सकते हैं दोनों रेस, तो ये कभी मीट करने वाला है क्या, नहीं करने वाला है, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा पीछे तरफ। आप देखिए यहाँ से इसका एक पॉइंट ले लेते हैं इसके हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ बना, इमेज के पीछे बना, इमेज के पीछे मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे बना, और जो इसका मिरर है मिरर के पीछे बनने वाला है। अब मिरर के पीछे बना तो इसके हिसाब से हम लोग इसको और थोड़ा लंबा कर देते हैं और इसका हाइट देखते हैं। देखिए ये भी क्या हो गया, पहले इसका हाइट इतना छोटा था, अब इसका हाइट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये कहाँ बना, ये पीछे में बना, ठीक है। तो इसका इमेज हमेशा इसी में हमको माइंड में रखना है, थोड़ा सा दिमाग में, कि इसका कहाँ बनने वाला है इमेज, इसका इमेज बनने वाला है मिरर के पीछे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि हमने देखे हैं बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हुए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको माइंड में रखना है। तो ये लास्ट टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये कहाँ बनता है इमेज, वो बनता है आपके मिरर के पीछे में बनता है, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। नेचर क्या होता है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब रियल कब था, ये सब में रियल था, आप देख सकते हैं यहाँ पे रियल था, क्योंकि इमेज कहाँ बन रहा था, इमेज उसके आगे में बन रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके पीछे में बन रहा है, क्योंकि उसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं उसके स्क्रीन में। तो वो पीछे में जब बन रहा है, जब पीछे में बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल बनेंगे। और एक चीज़ देख सकते हैं कि वो इरेक्ट बन रहा है, वो नीचे नहीं हो रहा है, वो कैसा हो जा रहा है, ऊपर हो जा रहा है, मतलब वो इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है। इरेक्ट मतलब सीधा, और नीचे में जब बनता था तो उसका कैसा बनता था, उल्टा बनता था। बट यहाँ पर कैसा बन रहा है, ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो ये इरेक्ट हो गया, और इसका साइज जो वो इनलार्ज, क्योंकि कभी मिलने ही नहीं वाला है। तो जब मिलने नहीं वाला है बनेगा, इनलार्ज बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो पीछे बन रहा है। और ये आप देखिए पीछे बनने के बाद ये साइज जो है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इस साइज के साथ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब इनलार्ज है अपने इमेज से, ठीक है। इसका इमेज जो है उसके ऑब्जेक्ट से इनलार्ज है। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका यूजेस ऑफ कनकेव मिरर को देख लेते हैं, ठीक है। तो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर को हम देखेंगे कि कनकेव मिरर यूज़ कहाँ होता है। अब तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कनकेव मिरर में हम लोग कैसे बना सकते हैं इमेज, या फिर रे इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, रे डायग्राम कैसा होता है, वो सब हम लोग देख चुके हैं। बट अब हम क्या देखेंगे कि कनकेव मिरर को यूज़ कहाँ किया जाता है। तो पहला हम लोग इसका यूज़ देखते हैं। पहला यूज़ है यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मतलब पहला जो इसका यूजेस है वो इस तरह का है कि मतलब जो लाइट है, अब आपने लाइट का जो टॉर्च देखा होगा, उसका लाइट किस तरह से ट्रैवल करता है। अगर हम लोग उसका बल्ब को निकालें तो वो बिल्कुल फैलने की तरह से ट्रैवल करता है। बट वो जो कनकेव मिरर काम क्या करता है कि उसको आगे में अगर हम लोग लगा दें पैरेलल बीम ऑफ लाइट, उसको पैरेलल बीम और पावरफुल बना देता है, ठीक है। मतलब पैरेलली वो चलने लगता है, पैरेलली मतलब बिल्कुल सीधा चलने लगता है। हमने देखा होगा कि लाइट को अगर हम लोग टॉर्च को मारते हैं तो वो कैसे चलता है, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में चलता है। तो वो करने में रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो करने में रिस्पॉन्सिबल है कनकेव मिरर, ठीक है। और उसको पावरफुल बीम ऑफ लाइट बना देता है। और यही इसी को मतलब हेडलाइट्स में भी यूज़ किया जाता है। अब सेकेंड हम लोग यूज़ देखते हैं। सेकेंड यूज़ ये है कि यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। अब जो डेंटिस्ट होता है, ठीक है, डेंटिस्ट के पास अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो आपको आपके मुंह में एक मतलब मिरर डाल के उसमें देखता है, ठीक है। तो उसमें क्या काम होता है उसका काम ये होता है कि उसमें आपके जो टीथ हैं वो कैसे दिखते हैं, उनको उसको इनलार्ज दिखते हैं। अगर उसमें कोई उसको डिफेक्ट है, थोड़ा सा भी देखना है, तो उसमें वो देख सकता है आसानी से, उसको उसमें डिफेक्ट नज़र आ जाएगा और उसके रिगार्डिंग आपको वो ट्रीटमेंट कर देगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड, यूज्ड फॉर सेविंग, ठीक है, यूज्ड फॉर सेविंग टू सी लार्ज इमेजेस। मतलब जब शेविंग करते हैं, ठीक है, शेविंग जब किया जाता है तो उसमें वो उसको लगा दिया जाता है उस मिरर को। उसमें क्या काम करता है कि हम लोग को लार्ज इमेज दिखाता है, ठीक है। मतलब छोटे से जगह को भी हम लोग को लार्ज इमेज इसलिए दिखाता है ताकि हम लोग बहुत ही बारीकी से बहुत ही डेलिकेटली हम लोग उस पर काम कर पाएँ, ठीक है। तो ये जनरली उसका वर्क होता है। और थर्ड होता है सोलर फर्नेंस। सोलर फर्नेंस मतलब होता है जो हम लोग का सोलर से चलने वाला फर्नेंस है। फर्नेंस मतलब होता है भट्टी,
ठीक है, जिसमें कुछ भी चीज़ हम लोग भट्टी में बनाते हैं। जैसे भट्टी में क्या काम होता है, भट्टी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब उस टेम्परेचर को बनाने के लिए जो सोलर फर्नेंस होता है, सोलर का फर्नेंस होता है, उसमें एक कांच से बना हुआ कुछ होता है फर्नेंस। तो उसमें जब लाइट गिरता है तो लाइट को और ज़्यादा पावरफुल कर देता है जो सनलाइट होता है, और उसका हीट का इंटेंसिटी भी बढ़ जाता है। तो ये सब होता है कनकेव मिरर के कारण। तो ये सारे थे उसके यूजेस। इसको आप बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाता है। तो पहला रूल हम लोग देख लेते हैं। अभी कन्वेक्स मिरर में हम लोग चलते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में क्या है कि कन्वेक्स मिरर जो होता है उसका रिफ्लेक्टिंग साइड किस तरफ होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड उसका बाहर तरफ होता है, ठीक है। और कनकेव मिरर जो है उसमें अंदर साइड होता है, क्योंकि वो ट्रिक आपको मैंने बताया था कि केव मतलब होता है गुफा, गुफा के अंदर जाते हैं तो कनकेव मिरर हो जाता है। और कन्वेक्स मिरर ठीक उसका उल्टा है कि उसके बाहर तरफ होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और अंदर तरफ कोटिंग किया जाता है, ठीक है। तो उसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। इसका पहला रूल है इमेज फॉर्मेशन का कि ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकल पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि एफ और सी मैंने इस तरफ क्यों दिया है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग साइड उस तरफ है, इसलिए इधर हमेशा कन्वेक्स मिरर में वही डिफरेंस होता है कि इसका एफ और सी जो है वो राइट साइड में आ जाता है, ठीक है। और जो कनकेव मिरर हमने पढ़ा था, कनकेव मिरर में क्या था, उसका एफ और सी हमारे लेफ्ट साइड में चल रहा था, ठीक है। और इसमें क्या हम लोग के राइट साइड में आ जाता है, बस इतना सामने। उसका पहला रूल ये कहता है कि कोई भी लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल मैंने एक लाइट रे को ड्रॉ किया, तो उसमें क्या होता है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकल पॉइंट। अब आपको पता है कि एक मिरर है, मिरर का काम क्या होता है, किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट करना। तो ये यहाँ पे टकराएगा और क्या होगा, इस तरह से निकलेगा। तो जो दूर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्ज करना। और जब सामने मतलब जो एक दूसरे का करीब आता है उसको बोलते हैं कन्वर्ज करना। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो जा रहा है। तो इसका इमेज बनेगा कहाँ पे, आपको डाउट होगा कि इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, क्योंकि ये इधर डाइवर्ज हो जा रहा है। तो इसको हम लोग एक इमेजिनरी मान के चलते हैं, ठीक है। और वो हम लोग पहले रूल में सीखे हुए हैं कि वो कहाँ जाता है, वो एफ से गुजरता है, ठीक है। तो इसका एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे और एफ से उसको पार कर देंगे, ठीक है। तो एफ से ये पार होगा, ये पहला रूल हो गया। अब कन्वेक्स मिरर का हम लोग सेकंड रूल देखते हैं कि फर्स्ट रूल तो हम समझ में आ ही गया होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और दूसरा सेकंड इसका जो रूल है उस पर पढ़ते हैं। तो कन्वेक्स मिरर है आपके पास, सेकंड रूल ये कहता है कि ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कोई रे है, रे यहाँ पे चला और यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो गया। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं ये कहाँ पे जा रहा है, ये फोकस में जा रहा है। तो जब फोकस की तरफ जो रे डायरेक्टेड होता है वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चलने लगता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं पहले इसका क्या था, यहाँ पर ऐसा डायरेक्शन था, फिर यहाँ पे लगा और यहाँ पे चले गया। अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरफ हो गया। तो आप देखिए ये फोकस से गुजरा, तो अब उसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया कि वो पैरेलल चलने लगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर सेकंड पॉइंट। तो सेकंड रूल हमारा खत्म हो गया। आप थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल हमारा ये कहता है कन्वेक्स मिरर का, ये कन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर तरफ होता है, ये कन्वेक्स मिरर है। ये कहता है थर्ड रूल कि रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आप देखिए एक रे आ रहा है, ठीक है। तो ये रे आने के बाद वो कहाँ जा रहा है, वो सी की तरफ डायरेक्टेड हो रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जब वो डायरेक्ट होने जाता है तो क्या होता है, वो यहाँ पे टकराता है और टकराने के बाद वापस ही चला आता है। यही है हमारा थर्ड रूल कि जब वो आके इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराएगा, जब वो सी में जाना चाहता है, ठीक है, कहाँ जाना चाहता है, सी में, तो यहाँ टकराएगा और फिर से अपना पाथ में वापस चला जाएगा। तो ये हमारा थर्ड लॉ था। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है कि ए रे इंसिडेंट टू द पोल, ठीक है। कोई रे है जो इंसिडेंट होता है पोल में, मतलब पोल से जाके अगर टकराएगा तो क्या होगा, दैट विल रिफ्लेक्ट मेकिंग सेम एंगल्स। यहाँ पे अगर वो एंगल आई बना रखा है, ठीक है, तो एंगल आर यहाँ पे बनाएगा और एंगल आई क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। ये फोर्थ रूल था। ये रूल सबको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है।
अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आप इसको नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको रटना नहीं है, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। एग्जाम में जाके आप अपने से बनाने का ट्राई कीजिए, ये नहीं कि आप रट के चले गए और आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आपका मार्क्स कट जाने वाला है, बट अगर आप इन रूल्स को अप्लाई करेंगे तो आपका मार्क्स कभी नहीं कटेगा। अब कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी से। तो ये इन्फिनिटी से बहुत सारे रेज आ रहे हैं, इन्फिनिटी मतलब अनंत, इन्फिनिटी मतलब अनंत, वहाँ से बहुत सारे रेज आए। देखिए यहाँ पे 2 रेज को हमने लिया है, ऊपर और नीचे 4 रेज है। तो ये रे है यहाँ पे टकराया और वो डाइवर्ज हो गया। कन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज होता है, ये यहाँ पे गया फिर डाइवर्ज हो गया, ये इसका डायरेक्शन है। तो यहाँ डाइवर्ज होने के बाद इसका इमेज कहाँ बनेगा, वो हमेशा पीछे बनता है, कन्वेक्स मिरर पे बताया था पहले। तो ये यहाँ पर F से गुजरेगा, ठीक है। रूल्स में मैंने बताया कि वो हमेशा F से क्यों गुजरता है, F से गुजरेगा, ये भी F से गुजरेगा, ठीक है। तो ये जो इमेज फॉर्म करेगा वो कहाँ पे करेगा, वो F पे करेगा, ठीक है। और देखिए ये ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऊपर ही है। तो उसमें कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, ठीक है ना। इन्वर्टेड नहीं बनता है, कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसका पोजीशन कहाँ पे, एट F, मतलब ये F पे बन रहा है उसका इमेज। सेकंड क्या, नेचर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि वो मिरर के पीछे बन रहा है इसीलिए वो वर्चुअल है, और इरेक्ट इसलिए क्योंकि वो सीधा है, क्योंकि वो नीचे नहीं बना है। और थर्ड पॉइंट है पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक पॉइंट की साइज का, मतलब बहुत ही छोटा एक पॉइंट की साइज का इमेज वहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट रे डायग्राम। इसके 2 ही रे डायग्राम है, उसको अच्छे से हम लोग देखते हैं। तो इसका सेकंड देख लेते हैं, सेकंड और लास्ट कन्वेक्स मिरर का जो रे डायग्राम है वो ऐसा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड इन्फिनिटी, P और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाता है। इन्फिनिटी तो इधर एकदम, और P और इन्फिनिटी के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो क्या होता है, उसके हेड में से एक निकलता है, ठीक है, उसके हेड में से एक निकलता है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है और वो डेविएट हो जाता है, वो डाइवर्ज हो जाता है। अब डाइवर्ज होने के बाद सेकंड जो है वो कहाँ जाता है, हमने पढ़ा था रूल्स में कि वो यहाँ से दूसरा रे जो निकलता है वो सीधा जाके उस मिरर पे होता है और वो सीधा C से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, C से गुजरता है। तो C से गुजरता है, और ये जो था यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया था उसका भी इमेजिनरी लाइन कहाँ बनता है, F पे बनता है। ये तो डाइवर्ज कर गया था, बट इसका कहीं पे तो मीट करना था ना, तो ये इसका इमेजिनरी लाइन है कि वो पीछे में मीट किया है। तो दोनों कहाँ पे मीट कर रहा है, दोनों मीट कर रहा है यहाँ पे। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, तो इमेज कैसा बना वो देखते हैं कि इमेज का पोजीशन क्या हुआ, बिटवीन P एंड F। इमेज का पोजीशन कहाँ हो गया, बिटवीन P एंड F, मतलब P और F के बीच में वो बना। सेकेंडली कि नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इसलिए हुआ क्योंकि वो कहाँ पे बना है, क्योंकि वो मिरर के पीछे बना है। और इरेक्ट मतलब सीधा बना, ना कि टेढ़ा बना। टेढ़ा मतलब उल्टा बना। उल्टा का बनता है जब नीचे में कोई फिगर बनता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो उसके ऊपर में बना है। जब अबव बनता है ना उस समय उसको इरेक्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे इरेक्ट बना। और थर्ड साइज क्या हो गया उसका, स्मॉल हो गया। आप देख सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका इतना साइज था, अब इसका साइज घट गया, देखिए। तो ऐसे होता है, तो उसका साइज भी क्या हो जाता है, स्मॉल बनता है। तो ऐसे इसका जो रे डायग्राम था कन्वेक्स मिरर का 2 पॉइंट में था, ये खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जानते हैं। तो अब न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता क्या है, ये एक रूल है जो कि हम लोग को बहुत मदद करने वाला है। कहाँ पे, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। क्योंकि कहाँ पे नेगेटिव लेना है, कहाँ पे पॉजिटिव लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव क्यों लेना है और इमेज डिस्टेंस को क्यों पॉजिटिव लेना है, वो हम लोग समझेंगे इसमें। अगर ये हम लोग नहीं समझते तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा हमको जो इसके न्यूमेरिकल्स है, और हमारे सारे न्यूमेरिकल्स गलत भी हो सकते हैं। तो इसमें प्लीज़ बहुत कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इसमें पहला साइन कन्वेंशन ये कहता है कि रे गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड राइट टू लेफ्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ से अगर कोई रे जाता है, ठीक है, तो कहाँ से जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ से कोई रे अगर जाएगा इस तरफ मिरर में, तो वो किस तरह का साइन बनाएगा, उसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। और अगर कोई लाइट रे है वो किधर से आता है, वो अगर राइट टू लेफ्ट आता है ना, तो वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है,
कि जब लेफ्ट टू राइट में जाता है तो वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और जब लेफ्ट टू राइट में जाता है और राइट टू लेफ्ट में जाता है तो वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सेकंड रूल देखते हैं। ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, जो न्यूमेरिकल्स इसके बाद होने वाला है अगले वीडियो में, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या है, ये तो हम फर्स्ट रूल हमने समझ लिया। अब सेकंड रूल देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव द मिरर, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर अबव द मिरर होगा तो हम लोग को कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। और जब इमेज जो है वो और जो ऑब्जेक्ट है वो जब बिलो होता है, ठीक है, तब क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। व्हेन द मिरर द वैल्यू इज पॉजिटिव, व्हेन बिलो इट इज नेगेटिव। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द मिरर तो पॉजिटिव हो गया, और जब बिलो हो गया तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये था सेकंड रूल। तो सेकंड रूल ये कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव द मिरर द वैल्यू इज पॉजिटिव, व्हेन बिलो इट इज नेगेटिव। जो ऊपर में था तो पॉजिटिव था, और जब नीचे बिलो आ गया तो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। बट इसके रिगार्डिंग हम लोग को कुछ जान लेना चाहिए कि हम लोग को इमेज अगर हम लोग फॉर्म करें तो किस तरह से करेंगे। ऑलवेज ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट को हम लोग को कहाँ कीप करना चाहिए, लेफ्ट साइड में हमेशा रखना चाहिए। कोई भी मिरर अगर ले ले, कनकेव मिरर ही लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हमेशा हमको इमेज को कहाँ रखना होगा, लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड, ये रूल है, लेफ्ट साइड। और सेकंड ये है कि वह एनी डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब कोई भी डिस्टेंस है, अब इसका डिस्टेंस ये है, आप देख सकते हैं ये इसका डिस्टेंस है, तो पोल से लेके यहाँ तक जितना दूरी है वो उसका डिस्टेंस है। ठीक है ना, और उसका हाइट क्या है, हाइट उसका यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये देखिए ये इसका परपेंडिकुलर में है, तो इसका हाइट इसको हम जान सकते हैं। ठीक है ना, इमेज डिस्टेंस भी मान सकते हैं। और ये नेगेटिव पॉजिटिव तो हो गया, तो ये दो रूल्स भी हम लोग को माइंड में रखना पड़ेगा। क्या है कि हम लोग को हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखना है, और सेकेंडली क्या है कि हम लोग को क्या करना है, सेकेंड केस में हम लोग को बोलता है व्हेन द ऑब्जेक्ट एनी डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर। तो हम लोग को कोई भी मेज़र करना है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग यहीं से मेज़र करेंगे। भले ही हम लोग अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेज़र करें वो भी पोल से ही होगा, और अगर हम लोग इमेज तो इधर बनेगा अगर, तो इमेज का भी डिस्टेंस हम लोग को इधर से ही मेज़र करना पड़ेगा। तो ये दो मेजर रूल्स थे, और ये दो कार्टेशियन प्लेन के रूल्स थे। मतलब नीचे गया तो नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव गया, मतलब राइट टू लेफ्ट आता है तो नेगेटिव हो जाता है, और लेफ्ट टू राइट जब जाता है तब क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर। अभी अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है कि 1/v + 1/u = 1/f। मान लीजिए आपको v दिया होगा, v मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, u मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो जो इमेज डिस्टेंस है वो गिवन होगा, और आपको मान लीजिए निकालने देगा फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ अगर निकालने देगा तो आप इसको इधर उधर करके मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये v मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f मतलब होता है फोकल लेंथ। तो ये था मिरर फार्मूला। अब मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जब हम लोग हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो रखते हैं तो उससे हम लोग को मिलता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन वैसे होता है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u, ये इसका एक फार्मूला हो गया जो न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। और h मतलब है हाइट ऑफ इमेज, और h मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब घना मीडियम से जब वो हल्का, रेयरर मतलब क्या होता है, घना का उल्टा मतलब रेयर मीडियम। ठीक है, जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर देता है लाइट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको याद कर लीजिए, ये इसका डेफिनेशन है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पानी रखा हुआ है। ठीक है, अब पानी में क्या होगा, कोई लाइट रे आया, लाइट रे यहाँ पे घुसा, उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो जाता है, जिसका नॉर्मल होता है ना उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है, बेंड हो जाता है, तो इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसका कॉज क्या होता है, कॉज होता है स्पीड ऑफ लाइट। किसके कारण, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होता है
वो क्या होता है, वो चेंज होता है कि पानी में स्पीड ऑफ लाइट अलग होता है और स्पीड ऑफ लाइट जो एयर होता है दोनों में अलग होता है, ठीक है। तो एयर या फिर वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो कितना होता है, 3.8 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ये होता है, ठीक है। और जो वाटर होता है उसका इसका अलग होता है, ठीक है। ये तो हो गया एयर और वैक्यूम में, एयर या फिर वैक्यूम, ये दोनों में ये वैलिड है। और उसका जो है उसमें थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो स्लो होने के कारण वो बेंड हो जाता है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब कुछ देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किसका, रिफ्रैक्शन का, कि रिफ्रैक्शन हम लोग के इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। पहला तो है, आप देख सकते हैं कि ए पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर appears to be bent at surface of water and air। मतलब क्या होता है, जब किसी पेंसिल को डाला जाता है किसमें, इमर्स किया जाता है वाटर में, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि पेंसिल थोड़ा बेंड है। आपने बहुत बार इसको नोटिस किया होगा। तो ऐसा तब होता है जब उसमें रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि जो पानी हो गया ना, पानी क्या है, पानी एक डेंसर मीडियम है और जो एयर है वो क्या है, एक रेयरर मीडियम। तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो वो अपने पाथ में डेविएट कर जाता है, और डेविएट करने के बाद क्या होता है, वो मुड़ जाता है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि लेमन प्लेस्ड इन द ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिगर। अब आपने बहुत लोगों के दुकान में देखा होगा, बहुत सारे जो सेठ लोग होते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं कि एक ग्लास में वो लेमन को डाल के रखते हैं। उस लेमन का काम क्या है, उस लेमन को बस हम लोग को बड़ा दिखता है, ठीक है। तो हम लोग को बड़ा क्यों दिखता है, हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ा उसके अंदर लेमन होगा, बस ऐसा नहीं है, उसमें छोटा लेमन ही डाला जाता है। बट जब उसमें रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि जब जो पानी है वो क्या है, वो एक डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से पहले क्या था, एयर एक रेयरर मीडियम था। रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाता है, मतलब कम घना वाला मीडियम से लेके जब ज़्यादा घना वाला मीडियम में जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी बेंड हो जाता है, और बेंड होने के कारण वो थोड़ा सा साइज में बड़ा दिखता है, ठीक है। अब थर्ड हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं, वो क्या है, द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक सीम्स टू बी राइज्ड अप, ठीक है। मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई टंकी को देखते हैं ना, जब टंकी को हम लोग देखते हैं तो हम लोग जब उसके नीचे को देखते हैं, उसका बॉटम को देखते हैं, तो हम लोग क्या लगता है कि उसका बॉटम जो है वो क्या हुआ है, वो ऊपर उठ चुका है। बॉटम मतलब उसका निचला सिरा, हम लोग को लगता है कि बहुत ऊपर में है, उतना गहरा नहीं है, ठीक है। हम लोग को लगता है कि बहुत ऊपर में है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा तब होता है जब उसमें लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। मतलब रेयर मीडियम से लाइट जब डेंसर मीडियम में एयर से लेके जब वो वाटर में जाता है तो उसका डेविएट कर जाता है, ठीक है। तो हम लोग को नीचे वाला ऊपर लगता है, उसका जो बॉटम है वो क्या लगता है, ऊपर लगता है। तो अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लेब। ग्लास स्लेब मतलब एक ग्लास का टुकड़ा होता है, उसके थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि PQRS के नाम से एक ग्लास स्लेब है, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइट रे आया, ठीक है, और यहाँ पे वो इंटरसेक्ट किया, मतलब अंदर घुसा। तो एक एयर का मीडियम था और उसके अंदर क्या है, ग्लास का मीडियम। तो एयर के मीडियम से वो किस मीडियम में चला गया, ग्लास के मीडियम में गया। तो आपको पता है कि रिफ्रैक्शन तभी होता है जब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में एक लाइट जाता है, तो वो लाइट रे जा रहा है। तो अब देखिए वो यहाँ पे उसको इधर जाना चाहिए था ना, तो क्या हो गया, इधर बेंड हो गया, ठीक है। और ये जो बीच में लाइन है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी एक नॉर्मल है। तो पहले ये यहाँ गया और थोड़ा सा यहाँ डेविएट हो गया, देखिए उसको उधर जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल की तरफ वो क्या हो गया, मुड़ गया, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया, टुवर्ड्स नॉर्मल चले गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसी दिशा में ये चलने लगा। फिर चलने के बाद फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मीडियम का चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे रेयरर मीडियम था, डेंसर मीडियम था, उससे किस में जा रहा है, रेयरर मीडियम में। तो अब क्या हो रहा है, वो नॉर्मल से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसमें क्या हो रहा है, वो लाइट रे नॉर्मल से दूर जा रहा है, ठीक है। और जब दूर जा रहा है तो उसमें रिफ्रैक्शन का एक बना रहा है एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 है, क्योंकि दूसरा बार रिफ्रैक्ट हो रहा है। पहली बार में यहाँ एक बार रिफ्रैक्ट हुआ था। आर मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और आई मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 है, I2 और R2। तो I2 और R2 समझ में आ गया होगा। और ये क्या है, एक नॉर्मल है, ठीक है। और अब समझते हैं इसमें लेटरल, यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब होता क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि यहाँ पे आप देखिए ये एक लाइट है, ठीक है, लाइट रे यहाँ पे गया और यहाँ पे गया। तो ये रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से निकला, यहाँ से निकला। बट उसको जाना कहाँ से चाहिए था, अगर मान लीजिए ग्लास स्लैब नहीं होता तो वो कहाँ से जाता, वो यहाँ से जाता ऐसे होके,
यहाँ से गुजरता, तो यहाँ से गुजरना चाहिए था बट वो यहाँ से गया, तो इसके बीच में कि वो शिफ्ट हो गया ना, कि उसको यहाँ से जाना था बट कहाँ शिफ्ट हो गया, वो यहाँ शिफ्ट हो गया। तो इसी शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। और ये जो एक्स है इसके बीच का डिस्टेंस है, ये उसका लेटरल डिस्टेंस हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसी को कहते हैं। ठीक है, अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है वो देखते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड देखते हैं थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, मतलब ये जो ग्लास स्लैब यहाँ पे लिया गया उसका थिकनेस कितना है। अगर इसका थिकनेस ज़्यादा होगा, मान लीजिए थिकनेस इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, तो क्या होता है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वो यहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो लेटरल डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसका थिकनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थे जिसके ऊपर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो होप इट्स क्लियर। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। हमने आज बहुत सारे चीज़ में जाना, बहुत सारी चीज़ों को जाना, आज रिफ्रैक्शन के बारे में जाना, रिफ्लेक्शन के बारे में। आई होप कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप ये कर सकते हैं कि इसको एक तो दोबारा भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में। अगर एक बार क्लियर नहीं होता है तो दोबारा आप उसको बैक करके देख लीजिए, क्या है, आप ही का फ़ोन है, आप ही का वीडियो है। और सेकेंडली आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करके हमारे उसमें लिखिए, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका हम लोग सॉल्यूशन देते हैं। और साथ ही साथ आपको हमारे कमेंट बॉक्स में पिन्ड कमेंट में सबसे ऊपर में फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, जिसमें कॉल करके आप अपने क्वारीज को सॉल्व कर सकते हैं, CBSE बोर्ड के रिगार्डिंग, मैथ्स साइंस के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। तो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे हम लोग ऐसे ही बहुत सारे सीरीज़ लाने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।